अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एशिया कप में पाकिस्तान की भारत के हाथों एक और शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर मजीद सवालात उठ गए हैं। यहां तक कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने तो ये तंज कर दिया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब कोई राइवलरी नहीं रही। ताहम पाकिस्तान अभी भी एशिया कप से बाहर नहीं हुआ है। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान ने अभी मजीद 2 मैचेस खेलने हैं और दोनों ही जीतने हैं। कल अबू धाबी में पाकिस्तान और श्रीलंका का मुकाबला होगा, जिसके बाद 25 सितंबर को पाकिस्तान और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। और अगर इन दोनों मैचेस में पाकिस्तान जीत जाता है और भारत भी फाइनल में पहुंच जाता है तो दोनों ममालिक का एक ही टूर्नामेंट में तीसरी दफ़ा टाकरा होगा। मगर सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी ऐसी है कि वो श्रीलंका और बांग्लादेश को भी हरा दे और फिर फाइनल में भारत से अपनी 2 दफ़ा शिकस्त का बदला भी ले ले। भारत के साथ गुज़िश्ता दोनों मैचेस में पाकिस्तानी टीम ने मायूस कुन कारकर्दगी दिखाई है। पहले मैच की निस्बत कल के मैच में पाकिस्तान की बैटिंग में काफ़ी बेहतरी नज़र आ रही थी, मगर फिर पाकिस्तान वो मोमेंटम और पेस बरकरार नहीं रख सका जो इब्तिदाई 10 ओवर्स में नज़र आ रहा था। और लग रहा था कि पाकिस्तान 200 रन के करीब पहुंच सकता है या उससे ज़्यादा का हदफ दे सकता है, मगर 20 ओवर्स के अख्ताम पर पाकिस्तान 5 विकेटों के नुकसान पर 171 रन ही बना सका। पाकिस्तान की तरफ से ओपनर साहजादा फरहान ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई और उन्होंने 3 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 45 गेंदों पर 58 रन बनाए, जबकि आखिर में फ़हीम अशरफ ने 8 गेंदों पर 20 रन की तेज़ इनिंग्स खेली, जिससे पाकिस्तान का मजमूई स्कोर 171 तक जा पहुंचा। जबकि भारतीय टीम की तरफ से ड्रॉप कैचेस ने भी पाकिस्तानी बैटर्स को फ़ायदा पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान की बैटिंग के आगाज़ में टीवी अंपायर ने एक इंतहाई मुतनाज़े और गलत फैसला देते हुए पाकिस्तानी ओपनर फ़खर जमान को आउट करार दे दिया। फ़खर जमान उस वक्त जारहाना मूड में लग रहे थे और उन्होंने 9 गेंदों पर 15 रन बना लिए थे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल माजिद भट्टी के मुताबिक फ़खर जमान के मुतनाज़े आउट के हवाले से पाकिस्तान ने ICC से शिकायत कर दी है। मैच के बाद पाकिस्तानी टीम के मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से मैच रेफरी एडी पाइक्राफ्ट को भी आगाह कर दिया था, जबकि ज़राए के मुताबिक कप्तान की मैच रिपोर्ट में भी पाकिस्तानी टीम इंतज़ामिया ने मुतनाज़े फैसले को हाईलाइट किया है। साथ ही ICC के अंपायर्स और मैनेजर को भी टीम इंतज़ामिया ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से बाज़ाब्ता शिकायत कर दी है। दूसरी जानिब भारतीय ओपनर्स ने इब्तिदाई 10 ओवर्स में ही पाकिस्तान से मैच तकरीबन छीन लिया था। 10वें ओवर में जब भारत की पहली विकेट गिरी तो उस वक्त भारत का स्कोर 105 रन था। इसके बाद भारत की मजीद 3 विकेटें भी गिर गईं, मगर भारतीय टीम ने 19वें ओवर की आखिरी बॉल से पहले ही 4 विकेटों के नुकसान पर 172 रन का हदफ हासिल कर लिया और एक बार फिर पाकिस्तान को बासानी शिकस्त दे दी, मगर इतनी आसानी से नहीं जितनी आसानी से पहले मैच में शिकस्त दी थी। भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 39 गेंदों पर 74 रन की इनिंग्स खेली, मगर इस मैच में भी दोनों टीमों के दरमियान टॉस और मैच के अख्ताम पर हैंडशेक नहीं हुआ। मैच के अख्ताम पर जियो न्यूज़ के प्रोग्राम स्कोर के एंकर याया हुसैनी ने दुबई स्टेडियम के बाहर पाकिस्तान और भारत के शायकीन क्रिकेट से मैच के हवाले से गुफ्तगू की। पाकिस्तानी शायकीन मायूस नजर आए, मगर कुछ शायकीन पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने की तवक्को भी कर रहे थे। अच्छा मैच खेला, दोनों टीमों ने 20 ओवर तक मैच किया है और हाँ हमेशा की तरह हम उस तरह से नहीं कर पाए, लेकिन अच्छी एफर्ट थी। इनको थोड़ा सा एफर्ट कर लेना चाहिए था। 9 ओवर्स के बीच में जो 14 ओवर का बीच का जो गैप था उसमें इन्होंने बहुत कम स्कोर बनाया। 200 स्कोर होना चाहिए था मेरे हिसाब से। जिस तरह टीम खेल रही थी ना स्टार्टिंग में 200 स्कोर होना चाहिए था, लेकिन मैं कप्तानी पे सवाल उठाऊं या फिर कोचिंग स्टाफ पे सवाल उठाऊं, इस तरह की कोचिंग नहीं होनी चाहिए थी। आज मेरा इतना दिल भरा है, मैं इतना उदास हूँ, यकीन करो मैं बोल भी नहीं पा रहा, बोलने के काबिल भी नहीं यार। ये हमेशा से लीड करवाते हैं यार मुझे। मैं अपने पैसे से अपने खर्चे से हमेशा कोई मैच मिस नहीं करता पाकिस्तान इंडिया का या कोई भी मैच हो पाकिस्तान में। हार जीत हो जाती है दोस्त। नहीं यार, ऐसे हार जीत नहीं होती, वन साइडेड हार जीत नहीं होती। लड़के हारो मुझे दुख नहीं होगा। मैं अपना पैसा बर्बाद, मुझे पैसे की परवाह नहीं है। मेरी टीम, मेरा झंडा, मेरा मुल्क का नाम ऊपर होना चाहिए। आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छा खेला है, दे ट्राई देयर बेस्ट, लेकिन फिर भी हार गए। कैसे करेंगे, यही चलता रहता है, ये अच्छी हो ही नहीं सकती। आप मशवरा देना, आप तो अवाम है, अवाम क्या मशवरा देगी। इंडिया बहुत आगे निकल गए हमसे, हम कुछ कर ही नहीं सकते अब। आपको लगता है नहीं जीत सकते? नहीं जीत सकते। सलमान भाई को खुद नहीं आना चाहिए था, शाहीन को भेजना चाहिए था। आई थिंक सो कि वो अभी जो है हिटिंग अच्छी कर रहा था लास्ट 2 मैचेस से। पाकिस्तान टीम फाइनल खेल सकती है सर? इंशाल्लाह जरूर खेलेगी और इंडिया के साथ ही खेलेगी और इसी ग्राउंड में इंशाल्लाह फाइनल हम जीतेंगे, लाजम जीतेंगे। पाकिस्तान टीम आज तो हार गई आपसे, लेकिन आपको लगता है कि फाइनल में हमारा मुकाबला होगा आपसे दोबारा? हो सकता है, पर कुछ होगा नहीं उससे, क्योंकि जीतेगी तो इंडिया ही। आज तो पाकिस्तान टीम ने अच्छी बैटिंग की। फर्क नहीं पड़ता बिकॉज इंडिया एंड पाकिस्तान इज ऑलवेज वन, इट्स ऑलवेज वी आर ऑलवेज टुगेदर। जो फखर को आउट दिया गया, आप क्या कहेंगी? मैंने अच्छे से मैच नहीं देखा, मुझे देखना नहीं आता। आपने जो गलत आउट था वो नहीं देखा? नहीं था। अपनी उससे मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इन्होंने करा है, लॉस करा है इस मैच को, वरना ये जीत सकते थे। आप दुआ करें ना पाकिस्तान टीम के लिए। हमने तो सारे वक्त वहाँ दुआ ही कर रहे थे बैठे हुए। इसके अलावा पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब कोई राइवलरी नहीं रही।
मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछने बंद कर देना चाहिए अभी राइवलरी के ऊपर, बिकॉज मैंने तो स्टैंडर्ड राइवलरी एक ही बात है सर, कोई टीम अच्छा क्रिकेट खेले नहीं खेले, मेरे हिसाब से अगर दो टीमें 15-20 मैच खेल रही हैं और उसमें अगर 7 ऑल है या 8-7 से कोई आगे चल रहा है तो उसको अच्छा क्रिकेट खेलना बोलते हैं और उसको राइवलरी बोलते हैं। अब 13-0 10-1 मुझे पता नहीं क्या स्टैट है, बट दिस इज नॉट अ राइवलरी एनी मोर। But yeah, I feel we played better cricket than them between 7 to 15 and also from bowling point of view. से बात करेंगे हमारे साथ साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, साबिक टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त और क्रिकेटर अहमद शहजाद मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। राशिद भाई पहले यही बात कर लेते हैं, ज़ाहिर है जो हालिया रिकॉर्ड रहा है 2011 से वनडे 17 खेले, 12 इंडिया ने जीते, 4 पाकिस्तान ने, एक का रिजल्ट नहीं आया। इसके अलावा 15 हमने T20 खेले हैं पिछले और 11 इंडिया ने जीते हैं, 3 पाकिस्तान ने, एक टाई हुआ। तो ज़ाहिर रिजल्ट उनके हक में जाता है। वाकई राइवलरी नहीं रही है? इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी हमेशा से रहेगी और हाँ, कंपटीशन का एक होता है कि क्या लेवल है। एक ज़माना था कि इंडिया कम्पीट नहीं कर पाती थी पाकिस्तान को, राइवलरी तो रही ना, हमारी जंगें बीत रही, हम लोग क्रिकेट नहीं खेले, 78 में बड़े अरसे के बाद टीम आई, फिर बड़े टाइम लगता है, टेस्ट मैच खेलते नहीं, 2007 के बाद हम खेले नहीं, आईसीसी के इवेंट ACC के इवेंट खेलते हैं। राइवलरी ख़त्म नहीं होगी, ये हमेशा से रहेगी और कभी जंग के मैदान में, कभी क्रिकेट के मैदान में, कभी हॉकी के मैदान में रहेगी। हाँ, उस लेवल की क्रिकेट हम नहीं खेल रहे फॉर द टाइम बिंग। पाकिस्तान एक ऐसे दौर से गुजर रहा है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में जो इसका हमने सोचा भी नहीं था, लेकिन दौर चेंज होता है और बड़ी बड़ी टीमें आई, खेली, चली गई। वेस्ट इंडीज का दौर सबने देखा, ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया, इंडिया ने, पाकिस्तान, सब ने डोमिनेट किया, एक पूरी टाइम था, लेकिन हमेशा के लिए कोई दौर नहीं होता। हाँ, इंडिया में मेरिट हाई है, अच्छा परफॉर्म किया है, अप्रिशिएट पूरी दुनिया करती है, पाकिस्तानी भी करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन हम वहीं पे क्रिटिसाइज भी करते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को भी, जहां वो गलत खेलते हैं, पॉलिसीज का फुकदान है, मेरिट हाई नहीं है, इसको हमें बेहतर करना है। जब ये बेहतर हो जाएंगी तो एक दिन आएगा कि पाकिस्तान भी टक्कर का मुकाबला देगी। अहमद, आप बताएगा, जो कल की का मैच है उस पर मैं इंडिविजुअली कारकर्दगी पे बात करूंगा, बैटिंग बॉलिंग, मगर ये जो राइवलरी है सूर्य कुमार यादव का कमेंट, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, ये तो जब तक अब क्रिकेट चल रही है, पाकिस्तान और इंडिया की जो राइवलरी है ये तो रहेगी, चाहे वो 10 दफा जीत जाए या 110 दफा जीत जाए, राइवलरी तो रहेगी, बिकॉज इससे रेवेन्यू जनरेट होता है। यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि इससे पैसा बनता है और ब्रॉडकास्टर के लिए ये राइवलरी को अलाइव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस तरह आप एशेज के अंदर देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की एक राइवलरी है, वो चलती आ रही है। उसके बाद आप अगर न्यूजीलैंड की देखेंगे, उनके साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ एक राइवलरी चलती है, लेकिन मदर ऑफ ऑल राइवलरीज जिसे कहते हैं वो पाकिस्तान और भारत की राइवलरी है और ये जब तक क्रिकेट आगे चल रही है ये चलती रहेगी, बिकॉज इसमें रेवेन्यू का बहुत बड़ा फैक्टर इन्वॉल्व है। शिखू भाई, आप बताइएगा, बाय ट्रेडिशन तो राइवलरी है, बट बाय कंपटीशन भी राइवलरी हो, जिस पर सूर्य कुमार यादव कमेंट कर रहे हैं, आपके ख्याल में वो खत्म हो गई है या सिर्फ एक बैड पैच से गुजर रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट और ठीक हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल हमारा थोड़ा सा बुरा वक्त है, हमारी टीम इतनी अच्छा नहीं खेल रही, हमारे बॉलर्स नहीं है हमारे पास, थोड़ा सा परेशानी है। अदरवाइज राइवलरी तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती जब तक हम दोनों एक दूसरे के बराबर में रह रहे हैं। हम तो पड़ोसी हैं ना एक दूसरे के, और एक दूसरे को हम पसंद नहीं करते। हम तो बहुत पसंद करते हैं मगर उनको कुछ प्रॉब्लम्स है, तो ये राइवलरी है। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं होती तो ये सारा कुछ इशू क्यों खड़ा होता? यही है ना, आपको प्रॉब्लम के हाथ नहीं मिलाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। उनको पाकिस्तान को तबाह कर दो, उन्होंने तो लाहौर का पोर्ट भी तबाह कर दिया था, वो सब राइवलरी है। उनको उनमें वो है कि जी हमसे वो जलते हैं, हमारे पीछे पड़े होते हैं। हाँ, इस वक्त क्रिकेट के अंदर वो अच्छे हैं बगैर किसी शक के। वो भी वक्त याद है मुझे कि वो हमसे कभी जीत ही नहीं सकते थे। हमने कभी नहीं बोला कि यार हमारी आपकी राइवलरी नहीं, हमें तो बड़ा मजा आता था खेलने में, अभी भी आता है। जब इंडिया से जो मैच होता है वो हमेशा दिलचस्प होता है। जैसे अहमद ने कहा, से सारा फंड जनरेट होते हैं। अगर इतनी ही इनमें गैरत होती, शर्म होती, तो वो मना करते थे कि पाकिस्तान से अब आइंदा हम खेलेंगे ही नहीं। मैं देखता हूँ करें तो एक दफ़ा कि हम वर्ल्ड कप के अंदर देखें, वो हमारा जो बायलैटरल सीरीज होती हैं वो तो हो ही नहीं रही। अब रह गया है वर्ल्ड कप और ये एशिया कप या चैंपियंस ट्रॉफी। कह दें कि यार हम आपसे खेलेंगे नहीं, हम आपको फोरफिट करते हैं, यार आप हमारे काबिल नहीं है। कहें तो कह के तो दिखाएं कि जी, और फिर देखते हैं क्या होता है। फिर पता चलेगा इनको जो स्पॉन्सर्स हैं वो क्या कहते हैं इनको। तो राइवलरी तो रहेगी सारी जिंदगी जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। बाकी फिर देखते हैं, इंशाल्लाह हमारी भी टीम जिस दिन सही हो गई तो फिर मजा आएगा।
और राज भाई, अब कल के मैच पर ज़ाहिर पिछला जो मैच था उसमें तो पहली बॉल से ही पाकिस्तान बैकफुट पर था, इंडिया ने डोमिनेट किया। कल शुरू के ओवर्स में पाकिस्तान डोमिनेट करता नजर आया, लगा कि अच्छा स्कोर बनेगा। ज़ाहिर फ़खर जमान का गलत आउट ज़रूर हुआ, मगर कुछ कैचेस भी मिस हुए, पाकिस्तान को चांसेस भी मिले, मगर फिर अचानक जो दरमियान के ओवर्स थे उसमें स्लो डाउन हुआ पाकिस्तान और टोटल अच्छा नहीं दे सका। क्या कहिएगा? पावर प्ले पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला और फ़खर को लेके आए थे ऊपर, साथ में साहबजादा फरहान। 6 ओवर बहुत अच्छे 55 रन बनाए पाकिस्तान, 1 विकेट गिरी और ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा स्टार्ट मिला है और हम 190 रन कर सकते हैं। और उसमें आप देखें साइम अय्यूब की पार्टनरशिप अराउंड 74 रन की हुई साहबजादा फरहान के साथ, और यही चीज़ हमारी लैक कर रही थी इससे पहले मैचेस में। और मेन होता है आपकी फाउंडेशन अच्छी है तो फिर आप आगे जाएंगे और उसको अच्छी तरीके से गेम को फिनिश करेंगे। बैटिंग लाइनअप बड़ी थी, परफॉर्म नहीं कर रही थी, लेकिन इस मैच में पिच बहुत अच्छी थी। शुरू के पहले ओवर से आप जसप्रीत बुमराह ने 3 ओवर पावर प्ले में किए, जो इतने ज़्यादा नहीं करते, 2 ओवर करते हैं, तो उनको वहीं पे आड़े हाथ लिया पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने। साहबजादा फरहान पावर प्ले तक बहुत ही अच्छा खेले, बहुत ही ज़बरदस्त खेले और मेरे ख्याल से डिसीजन जो हुआ फ़खर जमान वाला वो थोड़ा सा ट्रिकी था और हाफ चांस था वो। इसमें होता क्या है फ़खर जमान वाले चांस में कि आप एविडेंस देखता है, जो एम्पायर होता है टीवी एम्पायर एविडेंस को देखता है। इन्होंने एक एविडेंस देखा, सामने से रिप्ले देखा और उस पर आउट दे दिया। डाउटफुल था, जब डाउटफुल होता है तो दूसरे एंगल को चेक किया जाता है। प्रोडक्शन बहुत तगड़ी थी, इसमें 16 कैमरे तो होंगे जो इस कैच को कैप्चर किया होगा। जब पहले एविडेंस में नहीं नजर आया तो दूसरा एंगल देखा जाता है, दूसरा नहीं तो तीसरा देखा जाता है, तीसरे में भी नहीं पता चले तो फिर फ्रेम बाय फ्रेम रोक के देखा जाता है। मेरे ख्याल से अंपायर ने टू अर्ली डिसाइड कर लिया कि ये आउट है, और जब आप डिसाइड कर चुके हैं लेकिन आपको एविडेंस नहीं मिला तो बेनिफिट ऑफ डाउट फ़खर जमान को मिलना चाहिए था। यहाँ पे अंपायर ने गलती की है। और आप बताइए अहमद, पहले जो पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से लगा शुरू में कि डोमिनेट कर रहे हैं और फिर रह गए। जी बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। देखिए बहुत प्रेशर के अंदर था कल भारत। 4 कैच उन्होंने ड्रॉप किए और सीधे सीधे कैच। लग रहा था कि वो प्रेशर के अंदर है, जिस तरह हम कहते हैं ना कि बड़े मैच का प्रेशर होता है। कल भारत पूरी तरीके से प्रेशर में था और कल एक बड़ा जबरदस्त स्टार्ट हमें ऑलरेडी मिल गया था साहिबजादा फरहान की शक्ल में। लेकिन फिर उसके बाद साइम अय्यूब जब सेट हो गए थे, उसके बाद वो स्ट्रॉन्ग शॉट मारने वाली जगहें हैं। दुबई अबू धाबी के अंदर पिचेस स्लो होते हैं, उन्होंने वही जहां पे बॉल आ रहा होता है, बाउंस हो रहा होता है, वो बिल्कुल टांग उठा के टाइम करने वाला, जिस तरह वो आउट हुए। यहाँ पे साइम अय्यूब सेट थे, उनके पास मौका था कि वो लंबा लेके जाते। अगर वो लंबा चाहते तो पाकिस्तान का एक बड़ा टोटल होता। यहाँ पे फ्रंट ऑफ द विकेट पुल शॉट्स लगते हैं, लेकिन वो टांग उठा के वाले वो जो उनकी एक आदत बनी हुई है, उस तरह उन्होंने विकेट जो है ना अपनी थ्रो की। और उसके बाद साहिबजादा फरहान जो थे उनको स्ट्राइक उस तरह मिला नहीं, जो इनफॉर्म बैटर था। फिर आप देखिए कि सलमान अली आगा, हुसैन तल्लत और मोहम्मद नवाज, ये ऑल टुगेदर निचले वाले नंबरों पे जहां पे अच्छा स्टार्ट मिला है, यू एक्सपेक्ट कि ये डोमिनेट करेंगे। हम यही बात करते हैं ना कि पाकिस्तान को स्टार्ट अच्छा मिलता तो निचले वाले अच्छा खेल देते, लेकिन ये ऑल टुगेदर तीनों बल्लेबाज ये 43 बॉल्स खेले हैं और इन्होंने सिर्फ 48 रन बनाए। अब यहाँ पे ये किसकी गलती है? मतलब टीम, मुझे तो नहीं लगता कि टीम की कोई गलती है, सिलेक्टर्स की कोई गलती है, चेयरमैन क्रिकेट की कोई गलती है, नहीं। उन्होंने एक अच्छी टीम सिलेक्ट करके भेजी है। ये प्लेयर्स ने जो है ना अंदर अच्छी क्रिकेट एग्जीक्यूट करनी थी, जो कि नहीं की। लास्ट आप देखेंगे तो हमने बड़ा क्रिटिसाइज किया है कि जी सिलेक्शन ठीक नहीं हुई, एक स्पिनर कम है, जी ये टीम लेट अनाउंस हो रही है, आपकी प्रेपरेशन नहीं है। लेकिन इस दफा बैक एंड पे सारी चीजें बड़ी स्पॉट ऑन थी। अच्छी टीम जिसमें सारे ऑप्शंस मौजूद थे, स्पिनर, फास्ट बॉलर, नए बॉल, पुराने बॉल, हर चीज, अच्छे बल्लेबाज, यंगस्टर्स, ये अच्छी प्रेपरेशन करके आप पहले गए दुबई होम कंडीशन। लेकिन यहाँ पे जो ट्रिक मिस किया है, वो जो हुसैन तल्लत को डाला है आपने, जिसको कोई मैच नहीं खिलाया था हसन नवाज की जगह, वो देखिए वो 10-11 बॉल पे उन्होंने कोई ज्यादा स्कोर नहीं किए। उसके बाद प्रेशर और पड़ा मोहम्मद नवाज। अब ये माइक हेसन का काम था कि जब साहिबजादा फरहान खेल रहा था और उसके सामने हुसैन तल्लत डॉट बॉल खेल रहे थे, तो प्रेशर एक सेट बैट्समैन उस पर पड़ रहा था। तो मोहम्मद नवाज को जब भेजा था वहां पे उसको अटैक का बोलना चाहिए था,
वो भी जो है ना बिल्कुल स्लो हो गए। उन्होंने बिल्कुल 21 स्कोर किया 19 बॉलों के ऊपर, और चक्रवर्ती का 16वां ओवर, उस पर तो इंटेंट ही नहीं दिखाया, या वो ना इंटेंट दिखाते हुए वो बिल्कुल वो अंडर प्रेशर खेल रहे थे, बिल्कुल समझ नहीं आया। फिर सलमान रिया का खुद बॉल टू बॉल खेले नीचे से, यहाँ पे पाकिस्तान 200 कर सकता था, 195 कर सकता था, क्योंकि बैटिंग कंडीशंस थी। उनकी हैवी बल्लेबाज था लेकिन मिस किया ट्रिक को। आप देखें बुमराह को काफी पिटाई हुई है उनके बॉलर्स की भी, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान जो बीच के अंदर ये ओवर्स खेला है ना, जिसमें 43 बॉलों पे सिर्फ 48 स्कोर किया है, यहाँ पे पाकिस्तान जो है ना मैच को अपनी ग्रिप से छोड़ गए। सिकू भाई आप बताइएगा, पाकिस्तान की बैटिंग लगा शुरू में कि अच्छा स्कोर हम करने वाले हैं और फिर नहीं कर पाए। यार देखो, मैं कल जब जिस जगह कल बैठा था इत्तेफाक से, वो जहां मुझे खास तौर पे भेजा गया था, मैं उस जगह पर सारे इंडियंस थे, मेरे बराबर में भी इंडियंस बैठे हुए थे और उनको पता था मैं पाकिस्तानी हूँ। जब 10 ओवर हुए उन्होंने कहा हम मैच हार गए। यकीन करें, आई वाज सो हैप्पी एंड एक्साइटेड, इसलिए कि वो जितना जबरदस्त स्टैंड मिला था उस वक्त, 91 for 1 in 10 ओवर्स, और इंडियंस ने भी कहा यार ये मैच हार गए, लगता है कि जी वो हम ये, और उन्होंने तो ये कहना शुरू कर दिया ऑर्गेनाइजर चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हो ताकि वो पैसे जनरेट कर सकें। वो उन्होंने इस मौजू पे बात करी। फिर आप 10 से 15 ओवर तक देखें, 28 रन बने। मैं बार बार स्कोर, मेरे सामने टीवी भी लगा हुआ था और हम ग्राउंड पे भी देख रहे थे, टीवी बराबर में लगा हुआ था। 5 ओवर में 28 रन मैंने कहा मारे गए। फिर मतलब मैं बेचैन हो रहा था, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम बाहर बैठे बेचैन हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और अंदर जो है वो कोच को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि फौरन इंस्ट्रक्शन भेजता कि भाई इतना अच्छा हो गया अब शुरू हो जाओ। उन्होंने भेजा 17वें ओवर में, और बाय द टाइम 7 ओवर के अंदर सिर्फ 38 रन बने। जो एक और मिस्टेक हुई, और मैं 4 दिन पहले प्रोग्राम में कह चुका था कि खुदा के लिए आगा जब आया करें कि जब 10 ओवर से पहले कोई विकेटें गिर जाएं, अदरवाइज जब 4-5 ओवर 6 ओवर 7 ओवर रह जाएं वो ना आया करें बैटिंग करने, उनसे हिटें नहीं लगती। एक्सक्यूज मी, वो आए हैं 14th ओवर में, उस वक्त उनको नहीं बनता था आना। नीचे फहीम अशरफ भी था, आप दूसरों किसी और को भेज देते, मगर समझ में नहीं आता कि बाहर बैठे हुए जो कोचिंग स्टाफ है जो भी है, उनके समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। इतना अच्छा मोमेंटम बना हुआ था, आई वाज सो हैप्पी कि निकल जाएंगे अब। आज हमने 200 सवा 200 करना है, मगर बस उसके बाद 10वें ओवर के बाद से जो गड़बड़ हुई है ना, उसके बाद वो हम समझ नहीं सके। तो उसके बाद देखें, जो कैच ड्रॉप की जो बात हो रही है फकर की, ये कैच का जो ड्रॉप होना, गलत डिसीजंस होना, ये एक पार्ट ऑफ द गेम है। कई मैचेस होते हैं जिसके अंदर ऐसे डिसीजंस हो जाते हैं, वो आउट नहीं होता, प्लेयर को आउट दे दिया जाता है। अगर आपको याद हो, मोहाली के अंदर टंडोलकर के साथ हुआ था कि उसका पैर पे लगा, आउट दे दिया, जब बड़ा आउट था, मगर जब उन्होंने चलाया DRS तो पता चला इतना ब्रेक हो गया जो कि नहीं था। हमने खास तौर पे इस पे प्रोग्राम किया था जियो के ऊपर, मगर ये होता है ये चीजें, मगर उस चीज को पकड़ के हमें नहीं बैठना चाहिए। मगर एक सवाल मैं जरूर छोड़ना चाहता हूँ, राशिद से भी पूछूंगा मैं, वो विकेट कीपर हैं, हमें चाहिए कि जो व्हाइट बॉल की जो गेंद से मैच होता है उसमें कीपर के ग्लव्स व्हाइट नहीं होने चाहिए। किसी ने मुझे लिखकर भेजा, वो बड़ा अच्छा पॉइंट है। अगर व्हाइट विकेट कीपर के ग्लव्स हैं और वो गेंद भी व्हाइट है, तो कई दफा उसमें थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो जाता है कि वो फंसा है कि उसमें नहीं फंसा। हम स्क्रीन को भी डार्क कर देते हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि ये चेंज लाएं बाद में ICC के, अगर व्हाइट बॉल से मैच हो रहा हो तो उसके जो ग्लव्स हों ब्लैक और रेड हो, ताकि देखने में आसानी हो। और जब हमारी बॉलिंग आती है, हमें नज़र आया कि क्योंकि मुसलसल तनकीद हो रही थी कि शाहीन शाह अफरीदी को रीड कर लिया है इंडियन बैटर्स ने, वो फुल लेंथ डिलीवरी करते हैं, यॉर्कर मारने की कोशिश करते हैं, और लग भी रहा था जैसे पहली बॉल पर अभिषेक शर्मा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यॉर्कर आएगा, बाउंसर किया मगर वो बाउंसर भी रीड कर गए। उसके बाद हमें कम से कम नज़र आता है कि अपनी जो पेस है उसको वेरी करते नज़र आ रहे थे हारिस रऊफ और फहीम अशरफ, उन्हें फ़ायदा भी हो रहा था। फिर साइम अयूब से हम पिट रहे थे, मगर उनसे इतने सारे ओवर्स करा दिए। कहीं ना कहीं कप्तानी का और ये सारे के सारे मामला नज़र आ रहे थे कि हमने बॉलर्स को यूज़ भी सही नहीं किया, या इतनी अच्छी बैटिंग वो कर रहे थे, हम कुछ भी करते उन्हें जीत ही जाना था इतने स्कोर पर। पाकिस्तान की जब बॉलिंग शुरू हुई तो अमूमन यही होता है कि शाहीन शाह अफरीदी जब बॉलिंग करते हैं, राइट हैंड को इन स्विंग यॉर्कर करते हैं या थोड़ी सी आगे बॉल करते हैं, लेफ्ट हैंडर को थोड़ी लेंथ से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। कल मुझे भी हैरत हुई कि पहली बॉल उन्होंने बाउंसर की, शॉर्ट ऑफ लेंथ की, और उस पर बाउंड्री हुई है, तो ऐसा करते नहीं है। लेकिन प्रेशर में, अंडर प्रेशर होते हैं, क्योंकि आगे की बॉल को वो अच्छी खींच के मार देते हैं अभिषेक शर्मा, वहाँ गलती हुई। फिर उसके बाद कप्तानी का बड़ा फुकदान नजर आया
कि साइम अयूब से 3 ओवर करवा दिए, फिर हमने मोहम्मद नवाज से 1 ओवर भी नहीं करवाया, और इसके अलावा फ़हीम अशरफ को 9वें ओवर में ले गए, वहां पे उन्होंने बॉल की। पावर प्ले के अलावा उन्होंने 7 और 8 ओवर में 27 रन बनाए। तो ये होती है मॉडर्न डे क्रिकेट। बोलने से नहीं हो जाती कि आज हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे। हमारे पास हाईएस्ट स्ट्राइक रेट के बैटर थे, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट के जो बैट्समैन थे वो आपके थे हसन नवाज से, उनको आपने मैच नहीं खिलाया। सेकंड हाईएस्ट आपका स्ट्राइक रेट जो है वो मोहम्मद हारिस का है, उसको आपने बैटिंग नहीं कराई। उसके बाद 2 मैचेस में जो मुसलसल छक्के मार रहे थे वो शाहीन, उनको भी नहीं कराई, बैटिंग उनको कराई। मॉडर्न डे क्रिकेट बोलते हैं तो अपने ही बात को नफी करते हुए स्लो बैटिंग की उन्होंने 11 से 16 ओवर तक, जहां पे पाकिस्तान टीम मैच हारना शुरू हो गई थी। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी गलती की है। 17 रन बनाए पार्टनरशिप में इन लोगों ने, नवाज ने और दूसरे प्लेयर्स ने। मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ी गलती थी। हुसैन तलत और इनकी जो पार्टनरशिप हुई है साहबजादा फरहान की, वो 17 रन की हुई है 17 बॉल पे। नेक पार्टनरशिप 6 बॉल पे 5 रन हुई है, 24 बॉल पे 22 रन बन रहे हैं, 23 बॉल पे 22 रन बन रहे हैं। तो वहीं पे हमें सोचना चाहिए था कि क्या ये मैच मॉडर्न डे क्रिकेट के लिहाज से खेला जा रहा है या ये सेल्फिश बैटिंग हो रही है। तो वहां अंदाजा तो हो गया था कि गेम से पाकिस्तान बाहर होता जा रहा है। आखिरी के 3 ओवर आपने मारे, लेकिन जो 5 ओवर शुरू बीच के थे वहां पे आप कवर नहीं कर सकते। तो 171 अच्छा स्कोर था, लेकिन इंडियन बैटिंग लाइनअप ने बहुत ही जोरदार बैटिंग की है और शुरू के 8 ओवर में ही मैच से बाहर कर दिया था पाकिस्तान को। अहमद, आप बताइएगा, पाकिस्तान की बॉलिंग खराब थी या उनकी बैटिंग इतनी अच्छी थी क्या, या फिर कप्तानी में कहीं ना कहीं नजर आया? क्योंकि हारिस रऊफ और फ़हीम अशरफ अपने पेस को वेरी कर रहे थे और इकोनॉमिकल भी रहे, उनकी तरफ से भी हमें नजर आ गया था कि जब बॉलिंग हो रही थी तो उनके जो मीडियम पेसर्स थे उन्होंने, हालांकि बहुत मार पड़ रही थी बुमराह को, मगर डूबे हों वो इकोनॉमिकल रहे, विकेटें भी निकाल रहे थे। सर सबसे पहले तो 171 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट था कि नए बॉल पे आउट करना। एंड इस टीम के अंदर आप किससे एक्सपेक्ट करते हैं? शाहीन अफरीदी से एक्सपेक्ट करते हैं। वो ऑफ रहे, उनको ऑलमोस्ट 40 स्कोर हुए और वो उन्होंने स्टार्ट ही कल छिक्के से किया। नॉर्मली वो आगे बॉल करते हैं, लेकिन उनको लगा कि मैं डिसीव करता हूँ, बैट्समैन जो है अगले बॉल के लिए तैयार होगा तो मैं बाउंसर करता हूँ। लेकिन वो बाउंसर भी जो था थोड़ा सा डायरेक्शन जो थी उसकी अच्छी नहीं थी, लात की तरफ थी और वो चला गया। और एज अ बैट्समैन पहला बॉल बहुत प्रेशर वाला होता है और जब उस पे ही आपको छिक्का मिल जाए तो वो एक मोमेंटम और रिदम जो है वो फ्लो बन जाता है। तो ऑफ रहे वो कल बॉलिंग के अंदर। फिर आप देखें कि कुछ देर पहले हमारे कोच ने बोला था कि वर्ल्ड क्लास बॉलर है नवाज। तो मुझे बताएं कि मुरलीधरन जो वर्ल्ड क्लास बॉलर था, क्या राइटी बैट्समैन होते थे तो मुरलीधरन बॉलिंग नहीं करता था? तो क्या शेन वॉर्न जब लेफ्टी बैट्समैन होते थे ब्रायन लारा को बॉलिंग नहीं करता था? तो क्या डैनियल विटोरी लेफ्टी बल्लेबाजों को बॉलिंग नहीं करता? तो ये कैसा वर्ल्ड क्लास बॉलर है कि जब अभिषेक खेल रहा था तो आपने उसको बॉलिंग ही नहीं कराई। चले मान लिया सलमान अली आगा ने लेफ्टी के सामने, लेफ्टी को मैचअप था नहीं लेके आया, उस टाइम पे वो मार रहा था स्पिनर्स को ही मार, तो ऑफ स्पिनर सलमान अली आगा खुद है, तो वो क्यों नहीं बॉलिंग करने आए? क्योंकि जहां तक मुझे पता है प्योरली एज अ बैट्समैन तो सलमान अली आगा कभी भी सूटेड नहीं थे T20 के लिए, तो उनको हमेशा ऑलराउंडर कंसीडर किया जाता है। तो कल तो बड़े मैच के अंदर उनके पास चांस था लीड फ्रॉम द फ्रंट करने का, लेकिन वो वहां पे कहीं वो कर नहीं पाए उस तरह। वो लीडरशिप की जो वो एक थी क्वालिटी कि हाँ यार मुझे दो, मैं करता हूँ, और 2 विकेटें वहां पे लेके देते और पाकिस्तान को मैच के अंदर लेके आते। क्योंकि उसके बाद भी तिलक वर्मा भी जो आया था वो भी लेफ्टी था, तो वहां पे उनको खुद बॉलिंग करनी चाहिए थी जो कि नहीं की। फिर देखिए ये माइक हैसन और सलमान का ही डिसीजन है ना कि पिछले एक आधे मैच के अंदर जब साइम अयूब ने बॉलिंग करके दे दी तो इनको लगा कि मसले हल हो गए। नहीं, ये एक आधी मैच के अंदर बॉलिंग हो जाती है, लेकिन ये आपका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है स्पिनर से स्टार्ट करना। आपके पास आपकी सिलेक्शन कमेटी ने आपको फास्ट बॉलर रख के दिए हैं, आपको फास्ट बॉलर खिलाना चाहिए था। दुबई के अंदर फास्ट बॉलर को खेलना शुरू के अंदर आसान नहीं है, अंडर लाइट स्विंग होता है और बीच के अंदर भी उनका बॉल ऊपर नीचे रहता है। हमेशा से हम दुबई अबू धाबी के अंदर खेले, मुश्किल होती है। आपने फास्ट बॉलर ही कोई नहीं डाला जो नया बॉल करेगा, हारिस रऊफ नया बॉल नहीं करते हैं। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो है अपनी तैयारियों के अंदर तो ठीक लगा, लेकिन वहां पे जाके जो कप्तान और कोच ने डिसीजंस लेने थे उसका फुकदान नजर आया। वो एक पेज पे तो नजर आए, लेकिन वो उन चीजों पे एक पेज पे नजर आए कि जो कि बिल्कुल अगर आप देखा जाए कि बड़ी टीमों के अगेंस्ट ये चलना नहीं, नवाज का बॉलिंग ना करना,
ठीक है, और उसके बाद सलमान अली आगा का लेफ्टीज को बॉलिंग ना करना, आपने ऐसा फास्ट बॉलर नहीं खिलाया जो शाहीन के साथ जो नया बॉल कर सके, ये सारी जगह मौजूद है। और जो खेले हैं, और वो इब्रार जिस तरह स्पिनर खेल रहे थे, अगर आप देखें कि दूसरे बॉलर्स जब बॉलिंग कर रहे होते हैं ना, तो आप डगआउट में बैठ के सीखते हैं और कोचेस के साथ साथ चीजें डिस्कस करते हैं। पिच स्लोअर साइड पे था, नॉर्मली कुलदीप यादव वगैरह भी स्लो बॉल करते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने तेज बॉलिंग की क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा मिल रहा था, पीछे जाके मैनेज हो रहा था बॉल। लेकिन इब्रार की अगर आप पेस देखेंगे तो वो स्लो बॉलिंग ही करते रहे, और वो खड़े खड़े पीछे बैकफुट पे रहने वाले प्लेयर हैं, ये शर्मा वगैरह सारे, उनको इनफ टाइम मिल रहा था कि वो जो है ना दूर दूर जो है ना बैकफुट पे जाके छिक्के मार रहे थे, और फिर जब वो उसी पेस के साथ आगे कर रहे थे तो वो आगे जाके छिक्के मारे। तो यहाँ पे डिस्कशन होती है, ये डिस्कशन जो थी वो उसके लैक नजर आई है कोच की तरफ से, सेम डिस्कशन की लैकिंग नजर आई है। जब मोहम्मद नवाज को अंदर भेजा था, उसको लाइसेंस देना चाहिए था बैटिंग के अंदर कि आप जाएं, अगर आप आउट भी हो जाए तो कोई बात नहीं, आपने मारना है, क्योंकि फहीम अशरफ को तो एंड में बॉल ही नहीं मिले, और जो आपका बैटिंग के में स्कोर कर रहा था शाहीन अफरीदी, उसको बॉल ही नहीं मिले। तो ये प्लानिंग इन ग्राउंड क्रंच मोमेंट्स में होती है, जो कि कन्वे की जाते हैं ये मैसेजेस प्लेयर्स के साथ, जो कल बिल्कुल नजर नहीं आए। भाई आप भी बताइएगा, स्कोर ही हमारा बहुत कम था या प्लानिंग का भी फुकदान था? अगर हम बॉलिंग में सही ऑप्शंस यूटिलाइज करते हैं तो टफ टाइम दे सकते थे। देखो शाहजेब, मैं हमेशा कहता हूँ क्रिकेट कंडीशनल गेम है। कंडीशनल से मुराद है जो कंडीशन होती है, जो सिचुएशन होती है, दो चीजें होती है, कंडीशन और सिचुएशन। आप एज पर सिचुएशन, एज पर कंडीशन अपने आप को चेंज करते हैं। जिस दिन से ये सीरीज शुरू हो रही है, मैं हर प्रोग्राम में देख रहा हूँ, हर प्रोग्राम में हमने डिस्क्राइब किया कि दूसरों के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो स्विंग कर रहे हैं। इवन के यूएई के जो बॉलर्स थे, ओमान के बॉलर्स थे, यानी कि ये ओमान और यूएई तो बेचारे अभी तो एसोसिएट मेंबर्स हैं, मैं उनके कोई विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, उनके जो बॉलर्स हैं उनका वो स्टेटस नहीं है, आई एम सॉरी अगर उनको बुरा लगेगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मगर वो स्विंग कर रहे थे, गेंद पड़ के आगे से हिल रहा था। मैंने पहले मैच में भी कहा कि यार ये अगर सही स्पॉट पे कर दें तो ये स्लिपें लगवा रहे हैं उन्होंने साइम की हर एक जगह। क्या कोच को ये नहीं पता था? क्या कोच मैचेस नहीं देख रहा था? क्या उसको नहीं पता था कि नया गेंद जो है हमें सीमर्स को ट्राई करना चाहिए? 4-5 मैच गुजर गए, आपको चाहिए था फहीम अशरफ से शुरू के मैचों में भी नया गेंद करा के देखते कि भाई आप आगे से गेंद हिल रहा है, आप करो, देखते। तो आपने सोचा ही नहीं, आपने कंडीशंस देख ली, आपने आपको चेंज ही नहीं किया, वही पत्थर की लकीर पे चल रहे थे। तो यही बात तो बड़ी मिस्टेक है। और दूसरी बॉल, अब एक तो कोच की ये मिस्टेक है कि वो देख नहीं रहा कि वहां पे सिचुएशन और पिचेस कैसे चल रही है। नंबर 2, हमारे बॉलर का स्विंग ही गायब हो गया। आप उसको, यूएई के बॉलर जुनेद है, वो क्या शाहीन अफरीदी से बहुत बड़ा बॉलर है यार, उसका गेंद पड़ के स्विंग हो रहा है, स्लिपें लगवा रहा है वो। हमारे बॉलर का स्विंग ही नहीं हो रहा। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। हमारे बॉलर्स क्या बिल्कुल ही खत्म हो गए? ये शाहीन की तो ना स्पेस रही है ना स्विंग रहा है। तो कोच को चाहिए था कि जब उसने 2 मैच देख लिए थे कि यहाँ पे गेंद शुरू में हिल रहा है, तो उसको नया बॉल से गेंद करवानी चाहिए थी, फास्ट बॉलर से। वो अहमद शहजाद जो बात कह रहा है कि वो बिल्कुल सही कह रहा है कि एक पत्थर की लकीर बन गई, किस टाइम से नया बॉल कराएंगे, वो गलत था। तो ये कोच और टीम मैनेजमेंट का काम होता है कि वो सिचुएशन देखे, कंडीशंस देखे, एंड पर उसके बाद डिसाइड करे। और मुझे कोई लॉजिक बता दे कि जी नवाज से बॉलिंग क्यों नहीं कराई गई। और मैं हमेशा, जब बाबर आजम कप्तान थे, मैं उस वक्त भी यही प्रोग्राम से मैं कहता था, यार जितने भी ऑप्शंस हैं अप्लाई करो, यू हैव द ऑप्शंस, ट्राई देम। बस आका साहब ने अपने आप को ट्राई नहीं किया, नवाज से बॉलिंग नहीं कराई कि भाई वो लेफ्ट हैंडर आ गया तो क्या हो गया यार, आप खुद आ जाते। ये बहुत मोटी मोटी मिस्टेक्स हैं, और जिसके वजह से सलमान अली आगा की कप्तानी के सामने अब क्वेश्चन मार्क आ गया है। मैंने खुद बैठ के बोला था टीवी के ऊपर कि यार इनको कप्तान बना के ट्राई कर लो। अब मैं देख रहा हूँ कि उसके ऊपर वो तो मुझे नहीं लग रहा कि वो कामयाब होगा T20 में। इज नॉट अ थिंकिंग कैप्टन। You have to be thinking all the time, और out of the boxes चीजें करनी पड़ती हैं in an important match। तो मुझे नहीं लगता कि ये आगा हैंडल कर सकेगा। I'm very sorry I have to say this, मगर सलमान अली आगा ने जरा डिसअपॉइंट कर दिया है हमें कि उसने इतनी अच्छी प्लानिंग के साथ कप्तानी नहीं की। बहुत शुक्रिया अनिता जी, आपने सुना हम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इसके अलावा इसराइल का एक के बाद एक इत्तेहादी, मगरबी इत्तेहादी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर रहा है। तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। इसराइल के अहम इत्तेहादी समझे जाने वाले 4 मगरबी ममालिक बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने इसराइली दबाव और धमकियों के बावजूद आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया है। और अब से कुछ देर बाद अक़वाम मुत्तहिदा में फ्रांस
और सऊदी अरब की मेज़बानी में मसला फ़लस्तीन से मुताल्लिक अहम आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें मज़ीद ममालिक की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किए जाने का इम्कान है। और इसमें सबसे अहम नाम खुद फ्रांस का है। और फ्रांस की जानिब से फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम किए जाने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में सिर्फ अमरीका वो वाहिद मुस्तकिल रुकन बाकी रह जाएगा जो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं करता, क्योंकि चीन और रूस पहले ही फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं, जबकि हाल ही में बरतानिया ने भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया। इसराइल का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाले ममालिक से मुतालिक इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। वो न सिर्फ इस फैसले की मजम्मत कर रहा है, बल्कि वो इन ममालिक पर दहशतगर्दी को नवाजने का इल्ज़ाम भी आयद कर रहा है। और साथ ही इसराइल की जानिब से मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल को ख़त्म करने के लिए मकबूजा मगरबी किनारे को मुकम्मल तौर पर एनेक्स करने की कोशिशें की जा रही हैं। और इस सारी सूरत हाल में अमरीका उसका भरपूर साथ दे रहा है। और ऐसे में अब अमरीकी सदर ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के दौरान ही गजा जंग से मुताल्लिक अहम फैसला साजी के लिए सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत अहम अरब इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात भी तय कर ली है। और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इस मुलाकात में मदऊ हैं। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास के आला सतही हिस्से में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। वज़ीर आज़म इजलास के मौके पर कई आला सतही तकरीबात में भी शिरकत करेंगे, जिनमें सलामती काउंसिल के अहम इजलास, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव की आला सतही मीटिंग और क्लाइमेट एक्शन पर खुसूसी इजलास शामिल हैं। जबकि वज़ीर आज़म इस्लामी रहनुमाओं के मुंतखब इजलास में भी शरीक होंगे, जहाँ अमरीकी सदर ट्रंप के साथ इलाकाई और आलमी अमन व सलामती के मामलात पर तबादला ख्याल होगा। दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क में इस्लामी रहनुमाओं के इजलास में शिरकत करेंगे, जिसमें अमरीकी सदर ट्रंप भी शरीक होंगे। जबकि इस इजलास की तफसीलात भी सामने आ रही हैं। इस हवाले से अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले से वाकिफ 2 अरब ऑफिशियल्स ने बताया है कि सदर ट्रंप मंगल को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर चंद अरब और मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात करने वाले हैं, ताकि गजा की जंग ख़त्म करने के तरीक़ों पर बात की जा सके। ये मुलाकात 29 सितंबर को व्हाइट हाउस में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से ट्रंप की मुलाकात से चंद दिन पहले होगी। ये मुलाकात उस वक्त हो रही है जब कई मगरबी ममालिक फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर रहे हैं और इसराइल की तरफ से मगरबी किनारे के कुछ हिस्से को एनेक्स करने की धमकियां दी जा रही हैं। अमेरिका पहले ही इस मुलाकात के दावतनामे भेज चुका है, जो अमेरिकी वक्त के मुताबिक मंगल को दोपहर 2:30 बजे शुरू होगी। अरब हुक्काम के मुताबिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, उर्दन और तुर्की के रहनुमाओं को शिरकत की दावत दी गई है। अमेरिका चाहता है कि मदऊ किए गए अरब और मुस्लिम ममालिक गजा के बाद के मंसूबे में शामिल हों और एक इस्तेहकामी फ़ौज भेजें जो इसराइली फ़ौज की जगह लेगी। रिपोर्ट के मुताबिक अरब लीडर्स ये तवक्को रखते हैं कि ट्रंप नेतन्याहू पर दबाव डालें कि वो गजा की जंग ख़त्म करें और मगरबी किनारे के हिस्सों को एनेक्स करने से गुरेज करें। मुत्तहिदा अरब अमारात पहले ही अमेरिका को वाज़ेह कर चुका है कि अगर इसराइल ने मगरबी किनारे के कुछ हिस्से एनेक्स किए तो अब्राहम अकॉर्ड्स ख़त्म हो सकते हैं, जो ट्रंप की पहली सदारती मुद्दत की खारजा पॉलिसी की अहम कामयाबी हैं। ज़राए का कहना है कि ट्रंप उसी दिन खलीजी ममालिक के रहनुमाओं से अलहदा मुलाकात भी करेंगे, जिनमें सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, ओमान, बहरैन और कुवैत शामिल हैं। इस मुलाकात का एक अहम मौजू खलीजी ममालिक की वो तशवीश होगी जो उन्हें कतर में हमास के रहनुमाओं पर इसराइली हमले के बाद लाहक है। ये किसी खलीजी मुल्क पर पहला इसराइली हमला था। अरब हुक्काम का कहना है कि खलीजी ममालिक ट्रंप इंतज़ामिया से इस बात की ज़मानत चाहते हैं कि आइंदा ऐसे हमले दोबारा ना हों। अमरीकी सदर अब गजा में जंग को ख़त्म करने के लिए अहम अरब और इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मिल रहे हैं। मगर इस सिलसिले में सबसे अहम मुल्क कतर, जो हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के मुज़ाकरात की सालिसी कर रहा था, वो फ़िलहाल इसराइली हमले के बाद बज़ाहिर अमेरिका से नाराज़ है। और इस तनाजुर में ये मुलाकात इंतहाई अहम है। और यह खबर भी सामने आ रही है कि कतर ने सालिसी में वापस किरदार अदा करने के लिए इसराइल से हमले पर मुआफ़ी का मुतालबा कर दिया है। इस हवाले से एक्सियोस की एक और रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले से वाकिफ 2 ज़राए का कहना है कि कतर ने गजा अमन मुआहदे की सालिसी दोबारा शुरू करने से पहले इसराइल से दोहा पर किए गए हमले पर मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। इसराइली हमले के बाद कतर ने सालिसी का किरदार रोक दिया था। ट्रंप इंतज़ामिया का मानना है कि कतरी सालिसी के बगैर यरगमालियों की रिहाई और जंग ख़त्म करने के लिए मुआहदा तय पाना बहुत मुश्किल होगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कतर पर दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्ज़ाम लगाया है और दावा किया है कि इसराइल मुस्तक़बिल में दोबारा हमला भी कर सकता है। और फिलहाल मुआफ़ी मांगना नेतन्याहू और उनके सख्त गिर इत्तेहाद के लिए एक सियासी तौर पर धमाका खेज़ यू टर्न होगा। लेकिन एक ज़रिए ने बताया कि कतरी हुक्काम इसराइल की सियासी पेचीदगियों को समझते हैं और मुआफ़ी के अल्फाज के मामले में लचक दिखाने पर आमादा हैं। एक सीनियर इसराइली एहलकार ने कहा
कि इसराइल ने कतर पर हमले के नतीजे में पैदा होने वाले बहरान के पैमाने को कम समझा था और नेतन्याहू को एहसास हुआ है कि उन्होंने गलत अंदाज़ा लगाया था। ट्रंप इंतजामिया इसराइल और कतर के दरमियान कशीदगी कम करना चाहती है ताकि गजा पर मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकें। ज़राए के मुताबिक मुआफ़ी का मुतालबा कतरी अमीर तमीम बिन हमद सानी की तरफ से आया है और उन्होंने ये मामला दोहा में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात के दौरान उठाया। एक ज़रिए के मुताबिक कतर का यह मुतालबा मार्को रूबियो की नेतन्याहू, स्टीव विटकॉफ और रॉन ड्रमर के साथ मुलाकातों में भी सामने आया। स्टीव विटकॉफ हफ्ते को न्यूयॉर्क में कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी से मुलाकात करने वाले हैं ताकि इसराइल और कतर के दरमियान बहरान ख़त्म करने और मुज़ाकरात की बहाली पर बातचीत हो सके। एक ज़रिए ने बताया कि कतर इस बात पर राज़ी हो सकता है कि इसराइली मुआफ़ी सिर्फ कतरी सिक्योरिटी अफसर के कत्ल पर मरकूज़ हो, जिसमें उसके ख़ानदान को मुआवजा देने और दोबारा कतरी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी ना करने का वादा शामिल हो। इसराइल इससे पहले भी इस नौयत की माफ़ी मांग चुका है। 2013 में नेतन्याहू ने तुर्क सदर एर्दोआन से 2010 के गजा फ्लोटेला हमले में तुर्क कारकुनों की मौत पर माफ़ी मांगी थी। एक तरफ अमरीकी सदर ट्रंप इसराइल के लिए मामलात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और गजा से मुतालिक सरगर्म हैं, वहीं दूसरी जानिब उनके अहम तरीन इत्तेहादी बरतानिया समेत कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने एक इंतहाई गैर मामूली पेशरफ्त में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया है, जबकि आइंदा चंद घंटों में फ्रांस समेत दीगर ममालिक भी ऐसा ही करने जा रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने इतवार को फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया है। ये फैसला गजा जंग पर बढ़ती हुई मायूसी और दो रियासती हल को आगे बढ़ाने के मकसद से किया गया, जिस पर इसराइल ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। ये चार मगरबी ममालिक जो रिवायती तौर पर इसराइल के इत्तेहादी समझे जाते हैं, अब उन 140 से ज़ायद ममालिक के साथ खड़े हैं जो फ़लस्तीनियों की आज़ाद रियासत बनाने की ख्वाहिश की हिमायत करते हैं। ये रियासत मकबूजा इलाकों में कायम की जाएगी। बरतानिया का फैसला ख़ास तौर पर अलामती अहमियत रखता है क्योंकि दूसरी आलमी जंग के बाद जदीद इसराइल के क़याम में उसका बड़ा किरदार था। दीगर ममालिक की जानिब से इस हफ्ते न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के दौरान फ़लस्तीन को तस्लीम करना मुतवक्के है, जिनमें फ्रांस भी शामिल है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इस फैसले की मजम्मत की। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इसराइल के करीब तरीन इत्तेहादी अमरीका ने अपने 3 इत्तेहादियों के फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसले पर फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया। ताहम सदर ट्रंप पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं कि वो इस इक़दाम के मुखालिफ हैं। इसराइल के वज़ीर बराए कौमी सलामती बिन गुवेर ने कहा कि वो काबीना को तजवीज़ देंगे कि मगरबी किनारे पर जो इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा फ़लस्तीनी इलाका है, वहाँ इसराइली खुद मुख्तारी नाफिज की जाए। ये दरअसल इस ज़मीन की एनेक्सेशन के मुतरादिफ होगा जिसे 1967 की जंग में कब्जे में लिया गया था। वाज़ेह रहे कि 1917 में बरतानवी फ़ौज ने यरूशलम को सल्तनत उस्मानिया से छीना था और 1922 में लीग ऑफ नेशंस ने बरतानिया को एक बैनुल-अक़वामी मैंडेट के तहत फ़लस्तीन का इंतज़ाम संभालने का इख्तियार दिया था। ये उस बादस जंग मुआहिदा साजी का हिस्सा था जिसने मशरिक़ वस्ता का नक्शा दोबारा बनाया। इन चार ममालिक की जानिब से यह अहम फैसला सामने आने के बाद इसराइली वज़ीर आज़म का इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। वो मुसलसल हरदर्मी का मुज़ाहरा कर रहे हैं और गजा में कत्ल-ए-आम का जवाब दे रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपने एक बयान में कहा है कि कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं होगी। हमारी सरजमीन के दिल में एक दहशतगर्द रियासत हम पर मुसल्लत करने की ताज़ा कोशिश का जवाब मैं अमरीका से वापसी पर दूंगा। मेरा उन रहनुमाओं के लिए वाज़ेह पैगाम है जो 7 अक्टूबर के खौफनाक कत्ल-ए-आम के बाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर रहे हैं। आप दहशतगर्दी को एक बड़ा इनाम दे रहे हैं और मेरा आपके लिए एक और पैगाम है कि ये नहीं होने वाला। दरियाए उर्दन के मगरिब में कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। सालों तक मैंने इस दहशतगर्द रियासत के क़याम को रोके रखा है। सख्त दबाव के बावजूद, चाहे वो अंदरूनी हो या बैरूनी, हमने ये अज़म के साथ किया और दानिशमंदाना सिफारतकारी के ज़रिए किया। मज़ीद ये कि हमने मगरबी किनारे में यहूदी सेटलमेंट्स को दुगना किया है और हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। इस ताज़ा कोशिश का जवाब मेरी अमरीका से वापसी के बाद दिया जाएगा। तैयार रहें। मगरबी ममालिक की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के बाद इसराइल अपने मौक़िफ़ में मज़ीद सख्ती इख्तियार कर रहा है और उसे खुलकर बयान भी कर रहा है। ताहम ये मामला अब सिर्फ इन 4 ममालिक तक महदूद नहीं रहा, क्योंकि सिर्फ 7 अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक 13 ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं, जबकि आइंदा चंद दिनों में मज़ीद ममालिक के भी इस फहरिस्त में शामिल होने का इम्कान है। इस तनाजुर में आज न्यूयॉर्क में एक अहम सरबराही इजलास मुनक़्क़िद हो रहा है जिसकी मेज़बानी सऊदी अरब और फ्रांस कर रहे हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक फ्रांस और सऊदी अरब अक़वाम मुत्तहिदा में एक रोज़ा सरबराही इजलास मुनक़्क़िद करने की तैयारी कर रहे हैं, जो जनरल असम्बली इजलास के आगाज़ से एक दिन पहले होगा। दोनों इजलासों का मरकज़ी मौजू इसराइल की गजा में जारी जंग और 2 रियासती हल का मुश्किल हदफ होगा। पीर को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में आलमी रहनुमा जमा होंगे ताकि इस देरीना तसव्वुर को दोबारा जिंदा किया जा सके, जबकि ऐसे में ये वार्निंग्स दी जा रही हैं कि इसराइल के गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में गलबा जमाने के इक़दाम के नतीजे में एक मुस्तक़िल फ़लस्तीनी रियासत का वजूद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि फ्रांस
फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का ऐलान करेगा और बेल्जियम जैसे दीगर ममालिक भी इस पर गौर कर रहे हैं। इसराइल और उसके करीबी इत्तेहादी सरबराही इजलास का बॉयकॉट कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली सफ़ीर डैनी डेनन ने इस बड़े इज्तिमा को सर्कस करार दिया और इसराइल के आम मौक़िफ़ को दोहरा दिया कि ऐसे इक़दामात दहशतगर्दी को इनाम देने के मुतरादिफ हैं। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि सारी सूरत हाल में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू शदीद अंदरूनी सियासी दबाव का शिकार हैं, क्योंकि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के ऐलानात में इजाफा हो रहा है। इसराइली मीडिया के मुताबिक उनकी दाएं बाजू की सख्त गिर हुकूमत मकबूजा मगरबी किनारे के जुज़वी या मुकम्मल इल्हाक पर गौर कर रही है, लेकिन नेतन्याहू को इसके लिए अमरीकी हिमायत और तहफ़्फ़ुज़ दरकार होगा, जो वो न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर हासिल करने की कोशिश करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि ये इजलास 2 रियासतों के क़याम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का एक रोड मैप बनाने की कोशिशों में नई जान डाल सकता है। इस सारी सूरत हाल में अगरचे बाअसर मगरबी ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि इसका बराह रास्त फ़लस्तीनी अवाम की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। क्या इन इक़दामात के नतीजे में एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत वाकई कायम हो सकेगी। इस हवाले से BBC ने लिखा है कि दूसरे ममालिक की तरफ से किसी भी रियासत को तस्लीम करना इसके वजूद के 4 अहम अवामिल में से एक है, लेकिन ख्याल रहे कि ये किसी भी रियासत के वजूद के लिए सबसे फ़ैसला कुन चीज़ नहीं है। बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात के तनाज़ुर से देखें तो रियासत के 3 अहम अनासिर होते हैं: सरहद, आबादी और ख़ुद मुख्तारी। ऐसी कई जगहें हैं जहां ये तीनों अनासिर पाए जाते हैं और दुनिया भर में सिर्फ चंद हुकूमतों की जानिब से तस्लीम किए जाने के बावजूद वो एक फ़ाल रियासत के तौर पर काम कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ताइवान है, जिसे चीन अपना एक बागी सूबा तस्वुर करता है और उसके पास अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत भी नहीं है। दूसरी जानिब ऐसी कई नाकाम रियासतें हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा और उसके अराकीन की जानिब से तस्लीम किए जाने के बावजूद अपनी सरजमीन और सरहदों पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं रखती और ना ही उनके पास अपने शहरियों की फलाह व बहबूद की ज़मानत देने की अहलियत है। मज़ीद रियासतों की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किए जाने का मतलब यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमतें फ़लस्तीनी अथॉरिटी को एक अहम मर्तबे के तौर पर तस्लीम करती हैं। वो उन्हें मामूल के सिफारती ताल्लुकात कायम करने, सिफारत खाने खोलने और मुख्तलिफ शक्लों में बाहिमी ताउन के लिए अहल समझती हैं। ताहम ये फ़लस्तीनियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल नुमाइंदगी के लिए काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा में नए अराकीन की शमूलियत के लिए दीगर चीज़ों के साथ साथ सलामती काउंसिल की मंजूरी भी ज़रूरी है और इसके लिए या तो उन्हें अपने हक़ में वोट दरकार है या कम अज़ कम अमरीका वोटिंग में शिरकत ना करे। अप्रैल 2024 में अमरीका ने फ़लस्तीनी रियासत को रुकन के तौर पर शामिल करने की करारदाद को वीटो कर दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत की सूरत में फ़लस्तीन को दूसरे रुकन ममालिक की तरह हकूक़ और ज़िम्मेदारियों तक रसाई हासिल हो जाएगी, लेकिन ये ज़मीनी सूरत हाल को बेहतर बनाने और एक फ़ाल रियासत बनने के लिए काफ़ी नहीं होगा। इस मकसद के लिए गज़ा की जंग के खात्मे से आगे बढ़कर इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान अशरों पर मुहित तनाज़े को हल करना भी नागुज़ीर होगा। इसराइल ना सिर्फ फ़लस्तीनी इलाकों की सरहदों को कंट्रोल करता है, बल्कि कई बैनुल-अक़वामी इदारे उसे एक काबिज़ ताकत करार देते हैं। तवील अरसे से इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान अमन की उम्मीदें ज़्यादातर 2 रियासती हल के गिर्द ही मरकूज़ रही हैं, लेकिन इस पर मुस्तकिल पेशरफ्त हमेशा कई पेचीदा मसाइल की वजह से रुकी रही है। इन मसाइल में बिलखुसूस उन इसराइली बस्तियों का मुस्तकबिल शामिल है जो 1967 की 6 रोज़ा जंग के दौरान कब्ज़े में ली गई ज़मीनों पर मगरबी किनारे और मशरिकी यरूशलेम में तामीर की गई और जहां आज तकरीबन 7 लाख अफराद मुकीम हैं। यरूशलेम का दर्जा भी एक अहम मसला है। फ़लस्तीनी अपने मुल्क का दारुल हुकूमत मशरिकी यरूशलेम में चाहते हैं, लेकिन इसराइल ने वहाँ अपना दारुल हुकूमत कायम कर रखा है। हालांकि आलमी बिरादरी की अक्सरियत इसे तस्लीम नहीं करती और इसराइल का मौक़िफ़ है कि यरूशलेम को तकसीम नहीं किया जा सकता। इसराइल के इस मौक़िफ़ की एक बड़ी वजह यह है कि यहूदियत के कई मुक़द्दस मकामात मशरिकी यरूशलेम में वाक़ हैं। मज़ीद ये कि 1948 की जंग के बाद तकरीबन 20 बरस तक शहर तकसीम रहा, जिस दौरान उर्दन के कंट्रोल में रहने वाली मगरबी दीवार पर इसराइली यहूदियों को इबादत की इजाज़त नहीं थी। एक और मसला फ़लस्तीनियों का उन लोगों की वापसी का हक़ मांगना है जो इसराइल के साथ जंगों के दौरान इन सरजमीनों से निकल गए या निकाल दिए गए। एक और अहम और मुतनाज़ मसला फ़लस्तीनी पनागुज़ीनों की वापसी के हक़ का है। अंदाज़न 7 लाख फ़लस्तीनी पहली अरब इसराइल जंग के बाद अपने घरों से बेदखल कर दिए गए या हिजरत पर मजबूर हो गए और आज उनकी तादाद तकरीबन 60 लाख तक जा पहुंची है। फ़लस्तीनी क़यादत का मुतालबा है कि ये लोग ना सिर्फ आइंदा मुमकिन फ़लस्तीनी रियासत में बल्कि इसराइल की मौजूदा हुदूद में भी आबाद हो सकें। ताहम इसराइल इसे क़तई तौर पर मुस्तरद करता है। ऐसे में आलमी सतह पर मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का मामला ज़ोर पकड़ रहा है। वहीं दूसरी जानिब इसराइल ने ना सिर्फ गज़ा में अपनी कार्रवाइयों की शिद्दत बढ़ा दी है, बल्कि वो मकबूजा मगरबी किनारे को भी मुकम्मल तौर पर अपने कब्ज़े में लेने की तैयारियां कर रहा है। और इस सिलसिले में इसराइली हुकूमत मकबूजा इलाके को बाकायदा तौर पर एनेक्स करने या अपना हिस्सा बनाने के लिए फ़ैसला साजी कर रही है, जबकि इस सारी सूरत हाल में मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी इसराइली सेटलर्स की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ भी मुसलसल बढ़ रही हैं और
खुद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू इन गैर कानूनी सेटलमेंट्स को बढ़ाने का ऐलान कर रहे हैं। ऐसे में अहम सवाल यह है कि फ़लस्तीनी इलाके में ये गैर कानूनी सेटलर्स कौन हैं और इसराइली हुकूमत कैसे उन्हें फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर कब्जे में मुआवनत फराहम करती है। वाले से अल जज़ीरा की रिपोर्ट में लिखा है कि सेटलर्स ऐसे इसराइली शहरी हैं जो गैर कानूनी तौर पर फ़लस्तीनी ज़मीन पर रहते हैं। इसराइल ने जून 1967 की 6 रोज़ा जंग के बाद मगरबी किनारे, मशरिकी यरूशलेम और गज़ा पर कब्जा करने के बाद वहाँ गैर कानूनी सेटलमेंट्स बनाना शुरू कर दी थी और उस वक्त मकबूजा मगरबी किनारे और मशरिकी यरूशलेम में 150 गैर कानूनी सेटलमेंट्स और 128 आउटपोस्ट में 7 लाख से ज़ायद इसराइली सेटलर्स रहते हैं, जो कि इसराइल की कुल आबादी का तकरीबन 10% बनते हैं। 2005 में इसराइल ने गज़ा में कायम सेटलमेंट्स ख़त्म कर दी थी। इसराइली हुकूमत इन सेटलमेंट्स को खुलेआम माली मदद फराहम करती है और इनकी तामीर करवाती है और इस सिलसिले में इसराइली हुक्काम अपने सेटलर्स को सालाना तकरीबन $5.6 मिलियन देते हैं ताकि वो मकबूजा मगरबी किनारे के एरिया सी में फ़लस्तीनियों की तामीरात की निगरानी करें, उन्हें रिपोर्ट करें और उन्हें रिस्ट्रिक्ट करें। वाज़ेह रहे कि एरिया सी मगरबी किनारे का 60% से ज़्यादा हिस्सा है और मुकम्मल तौर पर इसराइल के कंट्रोल में है। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतअद्दिद करारदादों के ज़रिए इन सेटलमेंट्स की मजम्मत की है, लेकिन अमरीका ने दहाइयों से इस मामले पर इसराइल को सिफारती तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है और अक़वाम मुत्तहिदा में अपना वीटो पावर इस्तेमाल करते हुए इसराइल को हमेशा सिफारती सेंसर से बचाया है। बरतानवी नशरियाती इदारे स्काई न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि कैसे काबिज़ इसराइली फ़ौज की हिफाजत में इसराइली सेटलर्स निहत्ते फ़लस्तीनियों को डराकर धमकाकर उनकी ज़मीनों पर काबिज़ होते हैं। इस वीरान पहाड़ी रास्ते के साथ एक कुंजी मौजूद है जो उस गुस्से को समझने में मदद देती है जिसकी वजह से मकबूजा मगरबी किनारे के आहिस्ता आहिस्ता टुकड़े हो रहे हैं। और ये कुंजी ये लोग फातिमा और उनकी सास फिजा हैं। ये लोग एक आर्जी कैंप में खेती बाड़ी की जिंदगी बसर करते हैं, मगर इसराइली सेटलर्स उनकी जमीन पर कब्जे की नीयत से उन पर नजर रखे हुए हैं। और रोज यहाँ आते हैं। तनाव से भरपूर झड़पों, डराने, धमकाने और गुस्से की सूरत में यह मामला कई बार भड़क चुका है। हमने कम उम्र सेटलर्स के चेहरों को धुंधला कर दिया है, लेकिन खतरा बिल्कुल वाज़ेह है। ये सूरत हाल न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे मगरबी किनारे के लिए इंतहाई मुश्किल हो गई है। इसराइली सेटलर्स जो चाहते हैं वही करते हैं और इन्हें इसराइली फौज का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है और जब फौजी आते हैं तो वो सिर्फ सेटलर्स की हिफाजत के लिए आते हैं। सूरत हाल वाकई बहुत ख़राब है। हम जागते रहते हैं और सेटलर्स का इंतज़ार करते हैं, जिनमें से 4 या 5 हर रात हमारे बच्चों को डराने के लिए अपनी गाड़ियों में और कभी कभार मोटरसाइकिलों पर सीधा हमारे दरवाजे तक पहुंचते हैं। हम सारी रात जागते रहते हैं, खौफ होता है कि कहीं वो हमारे घरों और सामान को आग ना लगा दें और हमें बच्चों समेत भागने पर मजबूर न कर दें। ऊपर उस ढलान से हर रोज सेटलर्स यहाँ नीचे आते हैं, कई दफा दिन में 4-4 बार तक, और इस गार के ऊपर वाली चट्टान पर बैठ जाते हैं जहाँ वो गाने गाते हैं और गालियाँ देते हैं। उनका मकसद इस खानदान को डराकर जमीन छोड़ने पर मजबूर करना है ताकि सेटलर्स जमीन पर कब्जा कर सकें, और वो ये सब कुछ पूरी इस्तिस्ना के साथ करते हैं। पुलिस उन्हें नहीं रोकती। कम से कम एक सीनियर इसराइली वजीर भी इन सेटलर्स की हिमायत कर रहा है, ये कहते हुए कि इसराइल को ये सारी जमीन कब्जे में ले लेनी चाहिए। हकीकत में वो मगरबी किनारे के 80% से ज्यादा हिस्से को इसराइल में शामिल करने की बात कर रहा है। ये इंतहाई दाएं मौजू से ताल्लुक़ रखने वाले इसराइल के वजीर खजाना हैं, जो इसे दहशतगर्दी रोकने के लिए खुद मुख्तारी कहते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसे जाबराना इल्हाक करार देते हैं। इसराइल की सरजमीन पर हमारे तारीखी और इखलाकी हक के नतीजे में हमारी खुद मुख्तारी का सियासी और सिक्योरिटी किरदार ये है कि एक फ़लस्तीनी दहशतगर्द रियासत कभी भी हमारी सरजमीन पर कायम ना हो। But fear and mistrust is endemic. लेकिन खौफ और बेतमादी हर जगह फैली हुई है। चंद दिन पहले इन जैतून के बागात के करीब एक सेटलर पर हमला हुआ। इसके जवाब में इसराइली फौज ने हजारों जैतून के दरख्त उखाड़ दिए। ये दरख्त मजूक के परदादा ने लगाए थे। मजूक का कहना था कि वो रियासती सरपरस्ती में होने वाली इंटिमिडेशन का शिकार है, लेकिन वो इसके खिलाफ मज़ाहमत करने में खुद को बेबस महसूस करता है। He feels powerless to resist. यहाँ सूरत हाल मजीद मुश्किल होती जाएगी। इसराइली हुकूमत सेटलर्स पर मुश्तमिल है और वो किसी को जवाबदेह नहीं है, हत्ता कि फौज को भी नहीं। जब आप इन फौजियों के पास जाते हैं जो सेटलर्स के साथ खड़े होते हैं, तो सेटलर्स कहते हैं कि वो खुद अदलिया हैं, पुलिस हैं और वही फौज हैं। अगर तुम्हें कोई मसला है तो जाओ अक़वाम मुत्तहिदा से शिकायत करो।
ऐसे में जब दुनिया गजा की जंग देख रही है, वेस्ट बैंक दर्द, तनाज़े, गुस्से और अजियत का मैदान बना हुआ है और ऐसा लगता है कि यहाँ हालात मजीद बिगड़ जाएंगे। that it might be about to get even worse. आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।